आज मैं आपको इस वीडियो में 9वीं कक्षा की हरियाणा बोर्ड द्वारा लगवाई गई नई इतिहास की किताब से छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और इस पाठ का जो नाम है वो है महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। और पहला क्वेश्चन देखें। इसका पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम एवं महत्व पर चर्चा करें। यानी कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उस आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, यानी कि कौन से लक्ष्य थे जो गांधी जी इस आंदोलन के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे और इस आंदोलन का क्या महत्व रहा। आंसर देखें। आंदोलन के कार्यक्रम यानी कि लक्ष्य क्या थे। पहला लक्ष्य था सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। यानी कि इस आंदोलन के दौरान भारतीय युवाओं को कहा गया कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थाओं का वो बहिष्कार कर दें, यानी कि वहाँ पर पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करना छोड़ दें। उसके बाद है सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों को त्यागना। यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भारतीयों को उपाधियाँ दी जाती थी उनको त्यागने के लिए बोला गया भारतीयों को इस आंदोलन के दौरान। और ऐसे पदों पर कार्य कर रहे थे भारतीय जहां पर वेतन नहीं दिया जाता था, उन पदों को भी छोड़ने के लिए बोला गया। उसके बाद है सरकारी दरबारों तथा उत्सवों में शामिल न होना। यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो दरबार लगाए जाते थे और जो उत्सव मनाए जाते थे उसमें भारतीयों को सम्मिलित यानी कि शामिल होने से मना कर दिया गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो अदालतें चलाई जाती थी उसका बहिष्कार करने के लिए बोला गया। पंचायतों की स्थापना करना। यानी कि जो लोकल पंचायतें थीं उनकी स्थापना करने के लिए कहा गया। विदेशी माल का बहिष्कार करना और उसके स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग करना। यानी कि जो सामान विदेशों से आता था यानी कि दूसरे देशों से, उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। और जो भारत के अंदर जो वस्तुएं निर्मित होती थी उनको प्रयोग करने के लिए कहा गया। उसके बाद है 1919 ईस्वी के एक्ट के अनुसार होने वाले चुनाव में भाग न लेना। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो 1919 में एक्ट पास किया था उसके तहत जो चुनाव हुए उसमें भारतीयों को शामिल होने से मना कर दिया गया। सैनिकों, क्लर्कों और श्रमिकों द्वारा विदेशों में नौकरी न करना। यानी कि भारतीय सैनिकों को, क्लर्कों को और श्रमिकों को कहा गया कि वो विदेश में नौकरी ना करें। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया व अहिंसा के मार्ग पर चलना। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा ये कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उसके बाद है इसका महत्व। इस आंदोलन में हिंदुओं, मुसलमानों, शिक्षित व अशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोगों ने और अनपढ़ लोगों ने, अध्यापकों व छात्रों, पुरुषों व स्त्रियों ने भाग लिया। एक तरह से यूँ मान लीजिए कि पूरे भारत के लोगों ने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलनों ने देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया। यानी कि ये पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला। अब लोगों के मन में से सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने व जेल जाने का भय समाप्त हो गया। यानी कि भारतीयों ने डरना छोड़ दिया। लोगों में सरकार से सीधी टक्कर लेने का जोश उत्पन्न हो गया। लोग देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। तो इस आंदोलन का ये महत्व था कि इसने जो है सभी भारतीयों को एक कर दिया और ये जो है आंदोलन देशव्यापी बना, यानी कि पूरे देश में फैला। और इस आंदोलन के दौरान जो है भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ने से डरना छोड़ दिया। यानी कि जेल में जाने से अब भारतीय नहीं डरते थे और बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलनों में स्वदेशी के महत्व पर विचार करें। यानी कि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए उसके अंदर वो हमेशा स्वदेशी अपनाने के लिए कहते थे, यानी कि देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने के लिए कहते थे। उसके ऊपर बताना है। आंसर देखें। गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यानी कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो है भारत आए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह को बुराइयों का सामना करने के लिए रामबाण बताया। यानी कि गांधी जी ने कहा कि बुराइयों से लड़ने के लिए सत्याग्रह जो है सबसे अच्छा तरीका है। गांधी जी स्वदेशी के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं इसकी पालना करते हुए अपने अनुयायियों को खादी के वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया। यानी कि गांधी जी को स्वदेशी का महत्व पता था। यानी कि
देश में बनी वस्तुओं का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने पूरे जीवन भर जो है स्वदेशी वस्तुओं का यानी कि देश में निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग किया। और अपने जो अनुयायी थे यानी कि जो उनके गांधी जी के जो फॉलोवर्स थे, जो गांधी जी को मानते थे, उन्हें भी कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें यानी कि खादी के वस्त्र पहने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी अपनाने को कहा। यानी कि गांधी जी ने इन आंदोलनों के द्वारा यानी कि अपनी दांडी यात्रा के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस दौरान भी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर अधिक बल दिया। इन सब आंदोलनों के चलते भारतीय जो व्यापारी थे उनकी दशा में सुधार आया। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है रोल्ट सत्याग्रह, दूसरा है खिलाफत एवं सांप्रदायिकता, तीसरा है दांडी यात्रा, उसके बाद है नमक सत्याग्रह, पूना समझौता, करो या मरो, गांधी जिन्ना वार्ता, लोक सेवा संघ। यानी कि इन सभी के ऊपर ब्रीफ में बताना है, संक्षिप्त में। तो सबसे पहले है रोल्ट सत्याग्रह, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यानी कि जब भारतीय आंदोलन जो है देशव्यापी हो गए तो अंग्रेज़ जो है डरने लगे और उन्होंने एक्ट यानी कि कानून पास कर दिया भारतीयों के विरुद्ध। इस कानून के तहत जो है भारतीयों के ऊपर बिना मुकदमा चलाए वो अंग्रेज़ जो है उनको जेल में डाल सकते थे, और इस एक्ट को इसी वजह से काला कानून भी कहा गया, और यही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। यह सत्याग्रह रोल्ट एक्ट के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। रोल्ट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। यानी कि जिस भी भारतीय के ऊपर अंग्रेजी सरकार को शक होता वो उसे जेल में डाल देती। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। उसके बाद है खिलाफत एवं सांप्रदायिकता, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो भारत के मुसलमान थे यानी कि जो भारत में रहते थे अंग्रेजी शासन के दौरान, यानी कि जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की के जो खलीफा थे उनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध में जो है तुर्की अंग्रेज़ों से हार गया था। तो भारतीय जो मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन चलाकर अंग्रेज़ी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी सरकार जो है तुर्की का जो शासक था, सम्राट था, जो खलीफा थे, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे, और इस आंदोलन को जो है खिलाफत आंदोलन कहा गया। इसी के बारे में लिखा हुआ है, देखें। भारत के कुछ मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक नेता मानते थे, इस नाते उनकी खलीफा के साथ पूर्ण सहानुभूति थी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्की के खलीफा के साथ न्यायोचित व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव बनाने के लिए इन मुसलमानों ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया यानी कि शुरुआत की, वह खिलाफत आंदोलन कहलाता है। उन्होंने हिंदुओं को भी आदेश दिया कि वह तन मन धन से भारत के मुसलमानों का इस आंदोलन में साथ दें। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत कमेटी के निर्णय के अनुसार असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया गया। उसके बाद है दांडी यात्रा, ये गांधी जी द्वारा की गई थी, और इस यात्रा के बाद जो है गांधी जी ने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। देखें यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से किया। यानी कि गांधी जी ने जो सविज्ञा आंदोलन चलाया था उसकी शुरुआत दांडी यात्रा से की थी 12 मार्च 1930 को। आरंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया। यानी कि जब दांडी यात्रा शुरू की गई तो गांधी जी के साथ केवल 78 अनुयायी थे, यानी कि उसके गांधी जी को मानने वाले थे, यानी कि 78 लोग थे स्टार्टिंग में। परंतु धीरे धीरे मार्ग में यानी कि रास्ते में सैकड़ों लोगों ने उन्हें अपना
समर्थन दिया। यानी कि धीरे धीरे जो है सैकड़ों लोग इस आंदोलन के साथ इस यात्रा के में जुड़ गए। 24 दिन के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया। उसके बाद है नमक सत्याग्रह, सेम दांडी यात्रा से ही संबंधित है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा से किया। यही लाइन ऊपर भी थी। प्रारंभ में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया, परंतु धीरे धीरे मार्ग में सैकड़ों लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया। 24 दिन के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक तैयार करके नमक कानून का उल्लंघन किया। सेम बातें जो हैं दांडी यात्रा में भी ऊपर लिखी हुई थी। उनका यह कार्य इस बात का प्रतीक था कि सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र ही सारे देश में फैल गया। प्रत्येक संभव स्थान पर नमक बनाया गया, यानी कि जहाँ पर संभव हो सकता था, जहाँ पर नमक बन सकता था, हर एक जगह पर नमक बनाया गया। अथवा अन्य, ये आधान्य है, अन्य कानूनों का उल्लंघन किया गया और जो दूसरे कानून थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे उनका भी उल्लंघन किया गया। सरोजनी नायडू ने धरासना में तथा चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य ने वेदारण में नमक सत्याग्रह किया। यानी कि इन्होंने इन जगह पर जो है नमक सत्याग्रह किया। उसके बाद है पूना समझौता। पूना समझौता जो है डॉक्टर अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। क्योंकि इस यहाँ पर देखें, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि वो अलग से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। और इसी प्रकार से जो अछूत जातियां थीं उनको हिंदुओं से अलग कर अलग से पृथक निर्वाचन की जो है अधिकार दिया गया। जिस तरह से मुसलमान, सिख और भारतीय ईसाइयों को दिया गया था उसी तरह से अछूतों को भी दिया गया। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि यह भारतीय एकता के लिए हानिकारक था। यानी कि गांधी जी को पता था कि इससे जो है भारतीय एकता को हानि पहुंच सकती है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिससे सारे देश में हलचल मच गई। कुछ नेताओं के प्रयासों से गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है करो या मरो। ये गांधी जी द्वारा दिया गया एक नारा था और ये जो नारा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं को बंदी बना लिया गया। यानी कि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे यानी कि जो बड़े नेता थे उनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए कहा, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी हर सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। करो या मरो का मतलब ये है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर आज़ादी दिलाते हुए अपनी जान दे देंगे। तो उसके बाद है नेक्स्ट गांधी जिन्ना वार्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मई 1944 ईस्वी में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। यानी कि जेल से जो है छोड़ दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 1944 में गांधी जी को छोड़ दिया गया। तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात गांधी जी ने विभाजन को टालने, यानी कि जो देश का विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान, उसको टालने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना
को मनाने के लिए 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 के बीच कई दौर की बातचीत हुई, यानी कि बहुत सारी बातचीत की गई, कई सारी मीटिंग्स हुई। इस गांधी जिन्ना वार्ता में गांधी जी जिन्ना के लिए कायदे आजम का संबोधन करते रहे, यानी कि जब ये मीटिंग होती यानी कि वार्ता होती तो गांधी जी जो थे जिन्ना को कायदे आजम कहकर बुलाते थे, जिससे जिन्ना और अधिक अहंकारी हो गए, यानी कि इससे जो है जिन्ना और अधिक अहंकारी हो गया। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया, जिससे बंगाल, बिहार और बम्बई में दंगे हुए और जिसमें 5,000 लोग मारे गए तथा 15,000 लोग घायल हुए। उसके बाद है लोक सेवा संघ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ एवं नई तालीम संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। यानी कि जब आज़ादी प्राप्त हो गई तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार जो है अधिक हो गया था और इस चीज़ से गांधी जी दुखी हो गए थे, परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ और गौ सेवा संघ, नई तालीम संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधि, यानी कि इन सभी संगठनों के जो मुखिया थे उनका एक सम्मेलन बुलाया, यानी कि एक तरह से मीटिंग बुलाई तथा सम्मेलन के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण कांग्रेस को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई। यानी कि गांधी जी ने कहा कि जिस उद्देश्य से कांग्रेस बनाई गई थी भारत की आज़ादी के लिए, वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त किया जाए और इसकी जगह पर गांधी जी जो है लोक सेवा संघ बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति यानी कि शुरुआत एवं प्रसार की व्याख्या करें। आंसर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू किए जाने का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता व जापान की बढ़ती हुई शक्ति थी। यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके पीछे का जो मेन कारण था वो क्रिप्स मिशन की असफलता यानी कि फेल हो जाना और जापान की बढ़ती हुई ताकत थी। क्रिप्स मिशन के सुझावों में ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को स्वराज देने की नीति स्पष्ट नहीं थी, यानी कि भारत को आज़ाद करने की, स्वराष्ट्र देने की नीति जो है स्पष्ट नहीं थी। जापान की बढ़ती हुई ताकत से ब्रिटिश सरकार चिंतित थी क्योंकि भारतीयों के सहयोग के बिना वह इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी जापान की बढ़ती हुई ताकत से भयभीत थी और वो चाहती थी कि भारतीय जो हैं उसका सहयोग करें। वहीं दूसरी ओर भारतीयों की यह सोच थी कि वे स्वयं जापान का मुकाबला करें और भारतीय चाहते थे कि अंग्रेज़ जो हैं खुद जापान का सामना करें। इसलिए वे जापान के आक्रमण से पहले ब्रिटिश शासन से मुक्त पाना चाहते थे। इसलिए जो भारतीय लोग थे वो चाहते थे कि जापान के आक्रमण करने से पहले अंग्रेज़ जो है भारत से चले जाएं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया और इसीलिए उन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। इसके अनुसार यह मांग की गई कि अंग्रेज़ों को तुरंत बिना शर्त भारत छोड़ देना चाहिए। यानी कि इस आंदोलन के अनुसार भारतीयों ने ये मांग की कि अंग्रेज़ जो है बिना कोई मांग किए भारत जल्द से जल्द छोड़ दें। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। इस खबर से भारतीयों में रोष की भावना प्रबल हो गई, यानी कि भारतीय नाराज़ हो गए। बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उत्तर
पश्चिमी सीमा प्रांतों के लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलनों को कुचलने के लिए दमन की नीति का सहारा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलियां चलाई व लाठीचार्ज किया। 1 लाख से अधिक स्त्री पुरुषों को बंदी बना लिया गया, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया। देश में चारों ओर अराजकता और अशांति फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना? यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आज़ादी के बाद गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना? क्या आप उनके निर्णय को उचित मानते हैं? आंसर देखें। बहुत सारे प्रांतों की अधिकतर कांग्रेस कार्य समितियों ने सरदार पटेल का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुझाव दिया था। यानी कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, नेता थे, उन्होंने सरदार पटेल का नाम दिया था, सुझाव दिया था कि उनको जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन गांधी जी का विचार था कि नेहरू अंग्रेज़ों से आज़ादी के समय बेहतर लेन देन कर सकता है तथा देश के बाहर भी लोग उसे जानते हैं, वह दूसरा स्थान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण गांधी जी ने पटेल के बजाय नेहरू को चुना। और यहाँ पर यह बताया गया है, गांधी जी का मानना था कि नेहरू जो हैं आज़ादी के समय अंग्रेज़ों के साथ लेन देन अच्छे से कर सकते हैं और उनकी जो पहुंच थी देश से बाहर भी थी, और वो जो हैं यानी कि नेहरू जी कभी भी दूसरा स्थान नहीं ग्रहण करेंगे, यानी कि दूसरे स्थान पर नहीं आएंगे। इसी कारण गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को चुना। गांधी जी ने नेहरू का चयन करके भी सही किया, क्योंकि उस समय के हालात को देखते हुए अच्छे लेन देन और विदेश नीति को बेहतर समझने के लिए और कोई नहीं था। यानी कि उस समय जो है सबसे उपयुक्त व्यक्ति गांधी जी को नेहरू जी लगे। इसके अतिरिक्त माउंटबेटन की नेहरू के साथ गहरी दोस्ती थी, और जो अंग्रेज़ माउंटबेटन था नेहरू जी के साथ उनकी दोस्ती थी, जो उस समय भारत के वायसराय थे, और ये जो माउंटबेटन था उस समय भारत का वायसराय था। तो इन्हीं कारणों से जो है गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को जो है चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी कांग्रेस को क्यों समाप्त करना चाहते थे? आंसर देखें। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ सेवा संघ एवं नई तालीम संघ जैसे संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया तथा सम्मेलन के बाद कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण कांग्रेस को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई। जैसा कि हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस के अंदर बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार फैल गया था, जिससे गांधी जी नाराज़ थे और उन्होंने इन सभी एसोसिएशन यानी कि ये जितने भी संघ थे इनके जो मुखिया थे उनको बुलाया और उनको कहा कि जिस मकसद से कांग्रेस का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, वो पूरा हो चुका है। अब कांग्रेस को जो है भंग कर दिया जाए और इसकी जगह पर लोक सेवा संघ बनाने की योजना बनाई गई थी गांधी जी के द्वारा। एमसीक्यू वाले यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? तो आंसर है 1919 ईस्वी में। उसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास किया गया? आंसर इसका भी जो है 1919 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ? तो कितने वर्ष में हुआ? 13 वर्ष में, यानी कि जब उनकी आयु 13 वर्ष थी जब गांधी जी का विवाह हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आंसर है 1915 में, यानी कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपनी पढ़ाई पूरी करके 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। उसके बाद है रोल्ट
एक्ट कब पास किया गया? 1919 ईस्वी में। रोल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने को किस स्थान पर बंदी बनाया गया? तो आंसर है पलवल, जो कि हरियाणा में है। आंसर है अमृतसर जलियांवाला नरसंहार किसने किया? तो आंसर है जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आंसर है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो आंसर है गोरखपुर में। देश भर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आंसर है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, यानी कि कब शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी को दांडी तट पर पहुंचने में कितना समय लगा? 24 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है अब्दुल गफ्फार खान को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आंसर है इसका 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। विभाजन टालने के लिए गांधी जिन्ना वार्ता किस वर्ष हुई? 1944 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। किस ब्रिटिश वायसराय ने भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया? तो आंसर है माउंटबेटन ने। विभाजन मेरी लाश पर होगा यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है वायसराय अंबेडकर ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा? महात्मा गांधी को। आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म करके लोक सेवा संघ बनाने की योजना किसने बनाई? महात्मा गांधी जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष किया गया? 1940 ईस्वी में। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर है विनोबा भावे। तो ये थे आपके क्लास 9th की इतिहास की किताब से छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।